अपनी पत्नी विनीता के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था। विनीता, देखो अब तो इस बार भी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों में बारिश भी आ जाएगी, फिर तो हमारा एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हर बार यही होता है, ना ढंग से खाना मिलता है और ना ही पैसे का इंतजाम हो पाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें इस बार कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसकी परवरिश कौन करेगा? कैसे होगी उसकी परवरिश? तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही गांव जाकर सेठ के यहाँ देखता हूँ, शायद वो हमें कोई काम दे दें। ठीक है, पर ध्यान से जाना। फिर लखन घर से निकल पड़ा। कई घंटे की यात्रा के बाद वो सेठ की हवेली पहुंच जाता है। अरे तो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोच ले, मेरे यहाँ गलती हुई तो कीमत बहुत भारी चुकानी होगी। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा सेठ जी, एक भी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे जितने भी खेत हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अच्छे से ध्यान रखना, सभी फसल समय पर कटकर घर आ जाना चाहिए। बीच में कोई गड़बड़ी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं ये सारा काम अच्छे से कर दूंगा। फिर लखन दिन रात मेहनत करने लगा, पूरी ईमानदारी से काम करता रहता, जिससे सेठ भी बहुत खुश होने लगा है। अरे लखन, तू तो बहुत अच्छे से मेहनत करता है। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी मेहनत से खुश हैं। दूर खड़ा अरुण ये सब देखकर जल रहा था। आज तक सेठ ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन ये 2 कौड़ी का लखन इतनी तारीफ पा रहा है। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लखन खुद ही यहाँ से चला जाए। एक दिन लखन बीज लेकर खेत में आता है। चलो, जैसे ही ये फसल उगेगी ना, सेठ जी मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। उन्होंने कहा है कि ये बीज बहुत कीमती है, अगर ये अच्छे से उगे तो देखो सेठ मुझे क्या देते हैं। लखन मुस्कुराते हुए बीज खेतों में बोता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से अरुण आता है। अच्छा, तो इसने बीज बो दिया। अब मैं एक दवा डालूंगा जिससे ये फसल कभी नहीं उगेगी और फिर इसका परिणाम लखन को भुगतना पड़ेगा। अरुण दवा लेकर पूरे खेतों में छिड़क देता है। कई दिन बीतते हैं, लेकिन खेत में कोई फसल नहीं आती। अरे एक भी फसल क्यों नहीं आई? मैंने पूरे 400 सोने के सिक्के का बीज लाकर लखन को ये काम दिया था। सेठ जी, आपको नहीं पता, लखन ने सारे बीज बेच दिए। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ये सब होते हुए देखा था। मैंने कहा भी तो उसने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। सेठ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी लखन भी वहाँ आ जाता है। ये क्या, तूने मेरे खेत में बीज डाले थे या नहीं? हाँ सेठ जी, मैंने बहुत सारे बीज डाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने अभी तक फसल नहीं दी। तू झूठ बोल रहा है। तूने सारे बीज बेच दिए और मुझसे कह रहा है कि डाले थे। सेठ ने लखन को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। सेठ जी मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी, मुझे मत मारिए। लखन चीखता रहा, लेकिन सेठ उसे मारते मारते बुरी तरह घायल कर देता है। अंत में लखन अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गिर पड़ा। लगता है मर गया। चलो, इसके शरीर को इसके घर ले जाकर इसकी पत्नी को दे दें। अरुण शव विनीता की झोंपड़ी के पास रख देता है। तुम लोगों ने मेरे पति के साथ क्या किया? ये तो काम करने सेठ के पास गए थे। तुम्हारे पति ने सेठ के यहाँ गद्दारी की थी, इसलिए सेठ ने इसे जान से मार दिया। फिर अरुण वहाँ से चला जाता है। क्या हो गया? अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस तरह की मनमानी नहीं सहूंगी। मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी, मुखिया जी जरूर मेरा साथ देंगे। फिर विनीता रोते हुए मुखिया के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे क्या हो गया? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। सेठ ने मेरे पति को जान से मार दिया और उसे मार मार कर मेरे घर के सामने अपने नौकरों से फेंकवा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। आप सेठ को सजा दीजिए। हमारे गांव में इतना बड़ा अपराध हुआ है
हाँ मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। वह पैसे वाला है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वह गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं समझेगा? ठीक है, मैं जाकर अभी सेठ से बात करता हूँ। तुम तब तक अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अपने पति की अंतिम संस्कार को नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी सेठ से बात करके आता हूँ। फिर मुखिया वहाँ से निकल पड़ता है और सेठ के घर पहुँचता है। मुखिया, तो यहाँ कैसे आया? विनीता कह रही थी कि उसके पति को सेठ जी ने मार दिया है। पूरे गांव में वो शोर मचा रही है। और तू तो जानता है कि मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। जो भी मेरे साथ गलत करता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इस मामले को आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है। और वो पूरे गांव में हंगामा कर रही है। ये बात बहाने वाली नहीं है। सेठ घर के अंदर जाकर एक छोटी थैली से सोने के सिक्के लेकर मुखिया के हाथ में रख देता है। ये ले जा और ये मामला यहीं पर दबा दे। ठीक है सेठ जी, आपने कह दिया तो समझ लो ये मामला यहीं पे दब गया। अब इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। सेठ सिक्के लेकर विनीत के घर आ जाता है। क्या हुआ मुखिया जी, सच में मेरे पति को आपने मारा? नहीं विनीता, तुम्हारे पति को उसने नहीं मारा, बल्कि गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसलिए जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सेठ ने मेरे पति को मारा था। देखो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मेरा फैसला यही है। अब अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो और इस मामले को यहीं भूल जाओ। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। विनीता टूट कर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं इंसाफ मांगने गई लेकिन मुखिया भी मुझे इंसाफ नहीं दे सका। सेठ की मनमानी इतनी चलेगी, किसी गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाती हैं। अरे विनीता बहन, तुम नहीं जानती, सेठ ने मुखिया को ढेर सारा धन दिया होगा, जिस वजह से मुखिया जी ने अपना मुंह बंद कर लिया है। हाँ बिल्कुल, इस गांव की शिकायतें हमेशा मुखिया तक ही सीमित रह जाती हैं और तुम्हारे पति को भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। सभी गांव वाले ऐसी बातें करके वहाँ से चली जाती हैं। विनीता अपने पति का शव उठाती है और अंतिम संस्कार करती है। मैं इस बात को तय कर पता करके रहूंगी कि किसने मेरे पति को ऐसे मारा है। मैं ये बात इतनी आसानी से दबाने नहीं दूंगी। फिर विनीता रोते हुए घर आ जाती है। दूर से शंभू ये दृश्य देख लेता है। अरे ये कितनी खूबसूरत है। हाँ इसके पति भी अब मर गया और घर में तो कोई मर्द होगा भी नहीं। चलो इसके घर जाकर इसके सारे जेवर लूट लेते हैं। वैसे भी जिसका पति ना हो उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। फिर शंभू वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में जैसे ही विनीता सो रही होती है, तभी शंभू के घर के अंदर वह घुस जाता है और बक्सा खोलने लगता है। ये क्या? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। अरे देखो, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। मुझे सिर्फ जेवर चाहिए। मैं तुम्हारा जेवर लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। देखो, तुम चोरी कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी। बता दो, मैं कोई डरता हूँ क्या? तुम्हारा कोई पति है नहीं तो उल्टा तुम ही फंसोगी। मैं गांव वालों को जानती हूँ, वे लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस धन चाहिए। शंभू जबरदस्ती बक्सा खोलकर उसमें से जेवर निकालने लगता है। रुक जाओ, कोई है, बचाओ, देखो मेरे घर में चोरी हो रही है, बचाओ। शंभू जल्दी से सारे जेवर फेंक देता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। इतने में सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो गया? हाँ? अरे यह शोर कैसा है? ये क्या विनीता, तुम्हारे घर में शंभू क्या कर रहा है? अरे विनीता, तुम्हारे पति के मरे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम किसी और मर्द के साथ रात बिताती हो। तुम्हारे पति की आत्मा पर क्या बीतेगी? आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, ये चोर है और मेरे घर में चोरी करने आया है। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा मत करो, तुमने मुझे बुलाया था कि जैसे मेरे पति मर जाएं तुम यहाँ आ जाना। अब मैं आ गया हूँ और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम प्रसंग नहीं रखना था तो मैं जा रहा हूँ। भगवान से डरो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पत्नी हूँ और मेरे आत्मसम्मान की बात है, तुम इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इतने में मुखिया पीछे से आ जाता है
सच में ये चरित्रहीन है। ये हमारे गांव में गंदगी फैला रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी बहू बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, आप मेरी बातों पर यकीन करें। मैं जानता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है। इसको मारो, मारो। ये तो अपने पति को खो चुकी है और ऊपर से हमारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। सभी गांव वाले मिलकर विनीता को मारने लगती हैं और उसे मारते मारते गांव से बाहर निकाल देती हैं। तुम जैसी गंदी चरित्र की औरत के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। सभी गांव वाले तरह तरह की ताने देने लगती हैं और विनीता को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल देती हैं। अब मैं क्या करूं? लखन तो मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद ये गांव वाले मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं और सब मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। विनीता अपनी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी शंभू आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी आई थी। अगर शोर नहीं मचाती तो शायद आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन चलो, शुक्र है। अब क्या ही कर सकती हो, तुम्हें तो यह सब भोगना ही पड़ेगा। शंभू हंसती हुई वहाँ से चला जाता है। मैं इन सब से बदला लेना चाहती हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और मेरी इज्जत पर दाग लगाया। मैं सबसे बदला लूंगी। विनीता घने जंगलों की तरफ निकल जाती है और पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अघोरी घने जंगलों पे गुजर रहा था। तभी विनीता का शव देखता है। अरे, ये तो जान दे दी, लेकिन ये तो गर्भवती लग रही है। लगता है इसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। ये मेरी बहुत काम की चीज है। फिर अघोरी विनीता का शव उठाकर उसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ बैठकर तंत्र विद्या करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। अघोरी की साधना पूरी होती है और अचानक विनीता के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। अब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तुम अब मेरी इच्छा पूरी करोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे साल से शरीर पर सिद्धि कर रहा था। मुझे क्यों बुलाया बाबा? बाबा मुझे जाने दिया होता। मैं फिर से इस जगह पर आकर अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद कर रही हूँ। इन गांव वालों ने मेरे पति को मार दिया, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। किसी के दिल में दया नहीं है, सभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है पुत्री, तुम अपने बदले के साथ मेरा बदला भी ले लो। आज से जितने भी बुरे आत्मा के लोग हैं, उसे तुम जान से मारोगी। उनकी आत्मा से मुझे भी शक्तियां मिलेंगी और तुम्हारा बदला भी पूरा होगा। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अब बदला लेना चाहती हूँ। इन्हीं गांव वालों की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। मैं अब किसी को चैन से नहीं सोने दूंगी। विनीता की आत्मा हंसती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। अब इस गांव में प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। सभी मरेंगे। अचानक पूरी गांव में पायल की छन छन आहट सुनाई देती है, जिससे मुखिया की आंखें खुलती हैं। अरे, आधी रात को गांव के बीचों बीच में ये पायल की आवाज कैसी है? चलो चलकर देखता हूँ। फिर मुखिया घर से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक ही एक सफेद कपड़े में लड़की घने जंगलों की तरफ जा रही होती है, जिसे देखते ही मुखिया घबरा जाता है। आधी रात को भला ये सफेद कपड़ों में ये कौन है और ये घने जंगलों में क्यों जा रही है? चलो चलकर देखता हूँ। लेकिन ये आधी रात को जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन पीछे से तो ये इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं आगे से और भी खूबसूरत हुई तो चलो चलकर देखता हूँ। फिर मुखिया जैसे तैसे विनीता के पीछे पीछे निकल पड़ता है। विनीता घने जंगलों से होती हुई तालाब के किनारे बैठ जाती है और उसने घूंघट किया होता है। अरे, कितनी खूबसूरत लड़की लग रही हो। मैं तो आज से पहले तुम्हें कभी अपने गांव में नहीं देखा
अरे तुम्हारी इस पायल की छनछनाहट और तुम्हारे इस कपड़े की खूबसूरती देखकर तो लगता है तुम कहीं की अप्सरा हो। जरा अपना चांद सा चेहरा भी तो